धीरे धीरे एक घनी काली घटाओं वाली शाम रामपुर गांव पर उतर आई थी। पश्चिमी आकाश में बादल नहीं, मानो कोयले के पहाड़ जमा हो गए थे। हवा पेड़ों की शाखाओं से नहीं, बल्कि एक हिंसक जानवर की तरह जंगल से गुजर रही थी। रामदयाल बाबू की पुरानी हवेली की छत, जो लकड़ी और टीन से बनी थी, अब डरावनी आवाज कर रही थी, चट्टानों के खिसकने जैसी आवाज। बाहर घोर स्याह अंधेरा था। आसपास किसी इंसान की नहीं, यहां तक कि किसी जानवर की भी कोई आहट नहीं थी। दूर से केवल हवा के दहाड़ने की आवाज आ रही थी। आज पुरानी हवेली में एक अजीब अपशकुनी चुप्पी छाई हुई थी। रामदयाल बाबू, जिनकी उम्र 70 पार कर चुकी थी, अपने भारी भरकम पलंग पर उदास बैठे थे। उनके पास उनकी पत्नी सावित्री देवी बैठी थी, जिनकी आंखों की चमक आंसुओं में घुल चुकी थी। सामने एक दूसरे छोटे पलंग पर रामदयाल बाबू के दो बड़े बेटे रजत और विशाल बैठे थे। रात का भोजन कब का समाप्त हो चुका था। घर के सभी सदस्य एक बोझिल चर्चा के लिए बैठे थे। बिजली कई घंटों से गायब थी। घर के एक कोने में जलता हुआ मिट्टी के तेल का लैंप फड़फड़ा रहा था, जिसकी पीली सी थरथराती हुई रोशनी चारों ओर एक अजीब सा हल्दी जैसा रंग फैला रही थी। रामदयाल बाबू ने अपने सूखे होंठों को तर किया और बोले, मैं तुम्हारे छोटे भाई देवांश को ढूंढते ढूंढते थक गया हूं। मैंने भी गांव में हर जगह पूछ लिया है, पुजारी जी से लेकर मुखिया जी तक सबसे पूछा, लेकिन सबने यही कहा, कोई आहट नहीं, कोई परछाई नहीं। अरे वो तो इतना मासूम था कि उसका दिल तो बस भक्ति में लगता था। पता नहीं क्या हुआ ऐसा। हाँ, वो दुनियादारी से कोसों दूर था, इसीलिए मैंने भी उस पर कभी जोर नहीं दिया। पर वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? कोई नामो निशान नहीं, कोई पत्र नहीं। क्या जमीन का लालच उसे खा गया? पिताजी, हम सब ने उसे बहुत ढूंढा है, पर आप उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? वो तो खुद ही लापरवाह था। उसे तो हमेशा अपनी छोटी छोटी चीजों की चिंता रहती थी। संपत्ति की क्या फिक्र होगी उसे? संपत्ति की फिक्र उसे नहीं थी, पर मुझे थी। मैं बूढ़ा हूं। मैंने तय किया था कि ये पुश्तैनी जमीन जिस पर तुम्हारी नजर है, उसका आधा हिस्सा देवांश के नाम कर दूंगा। रजत और विशाल के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट की गहरी छाया आई और गुजर गई। तुम दोनों तो कमाने वाले हो, तुम्हारी गृहस्थी भी चल रही है। देवांश असहाय है, इसीलिए तो मैंने दस्तावेज अभी भी आधे आधे तैयार रखे हैं, और अगर वो लौट आया तो तुम दोनों को उसे पूरा सम्मान देना होगा। और मैं अब ये कागजात और ये लेन देन अब नहीं संभाल सकता हूं। आप बिल्कुल सही कहते हैं पिताजी। देवांश के ना होने पर यह जिम्मेदारी अब हम दोनों की है, और अब हम सब संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, आप आज चिंता ना करें और आराम करें। मैं कल सुबह वकील से मिलकर कागजात समझने की कोशिश करूंगा। आज तो बाहर बहुत अंधेरा और तूफान है। ठीक है, अभी तुम लोग खाना पीना खाओ और सो जाओ। कल मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। हवा में जंगल की सड़ी हुई पत्तियों और हरी मिट्टी की तेज महक थी। हवेली के अंदर की गर्माहट कम हो रही थी। सभी के चेहरों पर अब उस लैंप की पीली नहीं, बल्कि एक भयावह नीली परछाई थी। रजत बेहद बेचैन था। वह अपने कमरे में गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी प्रिया से बातें करते हुए भी शांत नहीं हो पा रहा था। जैसे वह नहीं, बल्कि उसके अंदर का लालच किसी चीज के बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। यह एक उदासी भरी तूफानी रात थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और हर चमक के साथ सब कुछ क्षण भर के लिए साफ दिखाई देता था, फिर गहरे अंधेरे में डूब जाता था। रजत अपनी पत्नी के साथ लेटा था जब उसे अचानक एक अजीब चमकीला सपना आया। हवेली के पीछे, जहां बरसों पुराना श्मशान और एक सूखा कुआं था, वहां सोना, चांदी के सिक्के और बेशकीमती रत्न बिखरे पड़े थे। अंधेरे के बावजूद उस सोने और चांदी से एक तीव्र, अस्वाभाविक रोशनी फूट रही थी। वह रोशनी सीधे रजत के शरीर पर पड़ रही थी। रजत ने फौरन अपनी पत्नी को जगाया। अरे सुनो, अभी मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा है। वहां खजाना है, उस कुएं के पास। प्रिया ने डरकर उसे रोकने की कोशिश की, पर रजत को उसका जबरदस्त लालच खींच रहा था। वह रात के अंधेरे में बिजली की चमक के सहारे
हवेली से बाहर निकल गया। वह उस बारिश में चल रहा था। उसके अंदर खजाने का पागलपन था। अचानक रामदयाल बाबू के दरवाजे पर फिर से जोरदार दस्तक हुई। रामदयाल बाबू उठे। क्या बात है बहू, इतनी रात को क्या हुआ? पिताजी, रजत को बाहर गए बहुत देर हो गई है। वो कोई सपने की बात करके चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक रामदयाल बाबू के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वो बोले, चलो बहू, बाहर मौसम भी ठीक नहीं है, चलकर देखते हैं। रामदयाल बाबू ने टॉर्च और छाता लिया। वे दोनों बारिश में लथपथ हवेली के पीछे की ओर चल पड़े। अचानक उनके पैर कुएं के पास किसी चीज से टकराए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा रजत जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह थोड़ा सा खुला और चेहरे पर भयंकर आतंक जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पल में कुछ अकल्पनीय, कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। रजत, हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरा एक बेटा खो गया और दूसरा। सुबह का आकाश साफ हो रहा था, पर सूरज अभी भी बादलों में छिपा था। गांव के धुंधले ग्रामीण रास्तों पर चाय की दुकानों पर भीड़ थी। टीन के बर्तनों में चाय खौल रही थी और पुरानी बेंचों पर लोग बैठे थे। एक कोने में दो किसान गर्मा गर्म चाय के कप पकड़े थे। अरे, तुमने कुछ सुना क्या रामदयाल बाबू के घर की कहानी के बारे में? उनका 1 महीने के अंदर ही सब कुछ तबाह हो गया है। उनका बड़ा लड़का रजत भी चला गया है। हाँ भाई, सुना मैंने। वो देवांश जिसे सब अभागी कहते थे, वो तो पहले ही गायब हो गया था। और अब रजत। रामदयाल बाबू पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो बूढ़ा आदमी तो बिल्कुल टूट गया है। मुझे तो लगता है ये सब जमीन जायदाद की लालच का नतीजा है। वो देवांश को जायदाद का आधा हिस्सा देना चाहते थे। हो न हो इसमें जरूर कोई ना कोई राज है। और वो रामदयाल बाबू की पत्नी सावित्री देवी तो पहले ही बिस्तर पकड़ चुकी हैं। उनकी हालत देखी नहीं जाती है। सब कहते हैं कि ये हवेली अब शापित हो गई है। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में फिर वही अंधेरा और सन्नाटा था। हवा का शोर, शाखाओं का टूटना और बारिश का टपकना, यह सब मिलकर एक भयावह ध्वनि पैदा कर रहा था। सावित्री देवी को 1 महीने बाद आज रात सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह थरथरा रही थी। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। रामदयाल बाबू उनके पास बेबस बैठे थे। प्रिया, रजत की विधवा, उनके किनारे खड़ी थी। पिताजी, माँ की हालत बहुत खराब है। उनकी सांस नहीं आ रही है। हमें डॉक्टर को बुलाना ही होगा। हाँ विशाल, तुम जाओ और डॉक्टर को ले आओ। छाता ले लो, बाहर मूसलाधार बारिश है। विशाल हाथ में टॉर्च और छाता लेकर अपनी मां के लिए डॉक्टर को लाने निकला। तेज बारिश छाते पर एक कर्कश ताल बना रही थी। उसके मन में एक ही विचार था, जल्द से जल्द डॉक्टर को लाना है। गांव की सड़क पर घना अंधेरा था। हर जगह पानी भरा हुआ था। विशाल सड़क के बीच में था। अचानक जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, धीमी गीली कदमों की आवाज के साथ वह पीछे मुड़ा। टॉर्च घुमाया पर कुछ नहीं दिखा। केवल बारिश की परछाइयां पेड़ों पर नाच रही थीं। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ बारिश की आवाज है। फिर अचानक एक तेज और बर्फीली आवाज गूंजी। भैया, विशाल भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को अकेले? विशाल की सांस गले में अटक गई और उसी पल विशाल के पेट में असहनीय दर्द उठा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके अंदरूनी अंगों को मरोड़ दिया हो। लालच, अपराधबोध और दर्द के मारे वह जमीन पर बैठ गया। वह कांप रहा था। टॉर्च की रोशनी उसके हाथ में स्थिर नहीं थी। दर्द से उसका दम घुट रहा था। बारिश के बीच से धीरे धीरे कुछ हिलता हुआ उसकी ओर बढ़ा। पहले सिर्फ एक धब्बा, फिर वह धब्बा घना अंधेरा बन गया। अंधेरे ने एक रूप लिया, एक
विकृत चेहरा जिसमें देवांश के नाक नक्श थे, पर आंखें सफेद थीं और होंठों पर एक अजीब ठंडी और खूनी मुस्कान थी। बारिश हो रही थी पर उस आकृति पर पानी नहीं रुक रहा था। देवांश, तुम यहाँ? विशाल भैया, मैं, और आज पूर्णिमा की रात है। मैं तुम्हें भी खत्म करने आया हूँ। तो क्या तुमने रजत को मारा है? हाँ, मैं अकेला कैसे रह सकता था भैया? मुझे तो अकेलेपन से बहुत डर लगता था। विशाल चीखता हुआ वापस हवेली की ओर भागा। बचाओ, बचाओ! रामदयाल बाबू और प्रिया बाहर आए। क्या हुआ विशाल, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? पिताजी, देवांश यहाँ है, वो यही है। तभी वह विकृत आकृति हवा में तैरती हुई उनके सामने आई। देवांश, तुम इस हालत में कहाँ थे मेरे बच्चे? मैं खोया नहीं था पिताजी। इन दोनों ने मुझे मारा था। इन लालचियों ने। पिताजी, आपको याद है वो जमीन की बात? अचानक बिजली चमकी और देवांश का चेहरा और भी भयानक हो गया। पिताजी, रजत और विशाल, इन्हें मेरा आधा हिस्सा मंजूर नहीं था। इन्होंने अंधेरे में मेरा चेहरा कपड़े से दबा दिया, मेरे हाथ पैर बांध दिए और उस अमावस्या की रात उन्होंने मुझे घसीटा, मुझे उस कुएं में फेंक दिया जहां रजत मरा था। विशाल, तुमने मेरा निर्दोष असहाय बेटा। उस समय मैं असहाय था पिताजी, पर अब नहीं हूँ और आज मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। भाई, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। हमने गलती की है और अब अगर तुम मुझे भी मार दोगे तो हमारे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? अब से मैं इनकी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। रामदयाल बाबू भीगी आंखों से सब कुछ देखते रहे। मुझे शर्म आती है अपने आप पर, और मुझे इस हवेली पर शर्म आती है जहां मेरे बच्चों ने अपने ही भाई के खून से अपने हाथ रंगे हैं, और मुझे मेरी परवरिश पर भी शर्म आती है। देवांश विशाल की ओर बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसकी विकृत आंखें रामदयाल बाबू की ओर मुड़ी। तुम पर मेरे पिता का कर्ज है विशाल। मेरे पिता जिनके बच्चों ने आज उन्हें ये दिन दिखाया है। मेरे पिता जिन्हें मैंने हमेशा प्यार किया है। देवांश ने विशाल को छोड़ दिया और उसकी आवाज अब कमजोर और उदास थी। उसकी आवाज में अब दर्द झलक रहा था। बस विशाल, अब अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो इस हवेली को संभालो, हमारे बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी को निभाओ, और अब अगर तुमने दोबारा लालच या बेईमानी की या फिर तुमने फिर कभी इन्हें दुख दिया तो याद रखना विशाल, अब मैं सिर्फ एक तुम्हारा असहाय भाई देवांश नहीं हूँ। अब मैं मौत हूँ, और ऐसी मौत जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह कहकर देवांश की आकृति बारिश के अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। तूफान थम गया, बारिश रुक गई। रामदयाल बाबू, प्रिया और विशाल तीनों आंसू बहाते हुए भीगी हुई हवेली में खड़े रहे। उनके कानों में देवांश के अंतिम शब्द गूंज रहे थे। रिश्ते सिर्फ दौलत या लालच के नहीं होते, उन्हें प्यार, करुणा और सम्मान से निभाना पड़ता है। उस रात उन्होंने हमेशा के लिए यह सबक सीख लिया